नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। इससे पहले कि मैं आज के वीडियो पर बात आगे बढ़ाऊं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन दबाकर थोड़ा वो भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं तो सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। इच्छाधारी आंदोलनकारी योगेंद्र सलीम यादव का कहना है कि बीजेपी इस बार बहुमत प्राप्त नहीं कर रही। ये बात उन्होंने द वायर पर आरफा खानम शेरवानी के साथ इंटरव्यू में कही है। यह बता दो कि आरफा खानम शेरवानी अपनी पत्रकारिता से ज़्यादा फोटोशॉप के जरिए अपनी कमर को पतली करके तस्वीरें अपलोड करने के लिए जानी जाती है। योगेंद्र यादव का कहना है कि पश्चिम बंगाल में मामला टीएमसी और भाजपा के बीच ड्रॉ है, जबकि पिछले 6 चरणों में पश्चिम बंगाल में 75% के आसपास वोटिंग हुई है। लेकिन योगेंद्र यादव को तो यहाँ मुकाबला ड्रॉ लग रहा है। योगेंद्र यादव अपने 35 साल के तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं ये सब। आरफा खानम शेरवानी ने इस शो में अमेठी, रायबरेली, अयोध्या और कैसरगंज में भाजपा के हारने की भविष्यवाणी भी कर डाली। योगेंद्र यादव ने कह दिया कि बसपा का वोटर सपा की तरफ जा रहा है, भाजपा ने। योगेंद्र यादव के हिसाब से बिहार में भाजपा को 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। इन लोगों ने घोषित कर दिया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है, लोकप्रिय मैंडेट नहीं मिलेगा अगर सरकार बनती भी है तो। मोदी लहर को तो इन लोगों ने साफ नकार दिया। तो ये थी इनकी चुनावी चर्चा। अब बात करते हैं एक दूसरे विशेषज्ञ की। प्रशांत किशोर, जो भाजपा और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियों को देख चुके हैं, वो समझाते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ 250 सीटों पर है। यानी कांग्रेस ने अधिकतर सीटें भाजपा से लड़कर नहीं जीती है। जैसे तमिलनाडु को ले लीजिए, केरल को ले लीजिए। उनके हिसाब से पिछले 45 वर्षों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुभव है वो उनके काम आता है। कौन से 45 वर्ष? पहले 15 वर्ष उन्होंने संघ के लिए जमीन पर काम किया, उस दौरान उन्होंने गरीबों के रहन सहन को समझा। फिर 15 साल भाजपा में रहकर ये समझा कि संगठन कैसे चलाते हैं, संगठन के सारे दांव पेच सीखे उन्होंने। फिर अगले 15 साल गुजरात में सरकार चलाकर प्रशासन की बारीकियों को उन्होंने समझा, सरकार कैसे चलाते हैं। प्रशांत किशोर कोई भाजपा के एजेंट नहीं है, वो टीएमसी से लेकर राजद तक के लिए चुनावी रणनीतियां बना चुके हैं। प्रशांत किशोर का कहना जायज है, कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है दक्षिण भारत को हम छोड़ दे जिसे लेकर विपक्ष ये दावा कर सके कि वो यहाँ पर स्वीप कर रहा है। उनका कहना है कि 10 साल मोदी सरकार रहने के बावजूद उनके खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो चीज़ नहीं है। उनका स्पष्ट मानना है कि 2024 में जनता के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है, यानी मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं। अब बात करते हैं योगेंद्र यादव के तजुर्बे की, वो 35 वर्ष वाला तजुर्बा। जैसे अभी उनका तजुर्बा 35 वर्षों का है, 2014 में ये तजुर्बा 25 वर्षों का हुआ करता था। उस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि भाजपा 200 सीटों के आसपास रहेगी, जबकि भाजपा की सीटें आई 282। इसी तरह 2019 में जब उनके तजुर्बे की उम्र 30 साल थी, तब योगेंद्र यादव ने अनुमान लगाया था कि भाजपा को 2014 के मुकाबले 100 सीटों का नुकसान होगा। उल्टा भाजपा को 21 सीटों का फायदा हो गया और वो 303 सीटें जीत गई। 2017 में योगेंद्र यादव के तजुर्बे की उम्र जब 28 वर्ष थी, तब उन्होंने गुजरात में बीजेपी के हारने की भविष्यवाणी कर दी थी। वो कांग्रेस को 113 सीटें दे रहे थे, मिली 77। वो भाजपा को हरा रहे थे, लेकिन पार्टी बहुमत से आधा दर्जन से भी अधिक सीटें यानी 99 सीटें प्राप्त करके जीत गई। योगेंद्र यादव के बारे में जान लीजिए कि उन्होंने 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्हें 6% वोट प्राप्त हुए थे, यानी जमानत जब्त हो गई थी। बाद में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उन्हें धक्के मार मारकर लात मारकर निकाल दिया। अब देखिए, उन्हीं लोगों ने प्रशांत किशोर को गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है, जिनके आका कभी बिहार में जीत के लिए ही प्रशांत किशोर के भरोसे थे। वही योगेंद्र यादव का आज तक एक भी अनुमान सही नहीं हुआ, फिर भी उन्हें सेफोलॉजिस्ट बताकर वामपंथी पोर्टलों पर जगह दी जाती है। वो दांतों को पीसते हुए मीठे मीठे शब्दों को चबाते हुए ऐसे बोलते हैं जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उन्होंने अपने उदर में समेट रखा हो, और अगर वो सारा उड़ेलने लगे तो कहीं उनका पेट न फट जाए। ये वही योगेंद्र यादव है जो सीएए को लेकर भी भड़काऊ बातें फैला चुके हैं। उन्होंने सीएए को नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया था, जबकि ये है नागरिकता देने वाला कानून। 2017 में तो वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने जनता को भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। योगेंद्र यादव ने कहा था कि आजकल लोग झूठ में यकीन करते हैं।
आश्चर्य न हो अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद योगेंद्र यादव भारत के 150 करोड़ लोगों को ही गाली देते हुए अपना कुर्ता फाड़ कर नाचते हुए दिखे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई थी, उसके रणनीतिकारों में से भी तो एक वही थे। आज देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति है ऐसे रणनीतिकारों के कारण। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है, जिनका मानना है कि भाजपा अकेले 303 से अधिक सीटें जीत सकती है, यानी पिछली बार से ज्यादा। भारत के विपक्षी दलों की एक आदत है कि वो सकारात्मक आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उस पर काम नहीं करते। जिसने भी सीख देने की कोशिश की गोदी गोदी चिल्लाकर उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, और इस तरह से वो लोगों को खोते जा रहे हैं, अच्छे लोगों को। पंजाब में कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों पड़ी थी? लालू यादव ने उन्हें क्यों बुलाया था बिहार में? ममता बनर्जी ने प्राइवेट जेट भेजकर उन्हें क्यों बुलाया था पिछले विधानसभा चुनाव यानी 21 में? 2019 में YSRCP ने भी प्रशांत किशोर की मदद ली थी। उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस ने उनकी मदद ली थी। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल तक को उन्हीं पर भरोसा जताया था। 2021 के अब तमिलनाडु चुनाव को लीजिए तो MK स्टालिन दौड़े दौड़े उनके पास क्यों गए थे? अगर आप सकारात्मक सुझाव और आलोचना पर काम नहीं करेंगे तो बाद में ईवीएम को दोष देने की बजाय आपके पास कोई और उपाय बचेगा भी नहीं। फिर वही होगा, आपको सुप्रिया सिन्हा को कहना पड़ेगा कि अपने गानों को गुब्बारे की तरह फुलाकर टीवी पर अनाप शनाप बके। अब वही होगा, दूसरा उपाय भी नहीं है कुछ। अब मैं अपना व्यक्तिगत अनुमान आपको बता रहा हूँ। भाजपा के उम्मीदवारों के प्रति जमीन पर आक्रोश है, लेकिन इतना भी नहीं है कि लोग मोदी को वोट न दे। दलित महिलाओं में मोदी का क्रेज है, क्योंकि उनके खाते में सरकारी योजनाओं के पैसे पहुंच रहे हैं, राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी नेताओं को जमकर भाजपा ने आगे भी बढ़ाया है। ऐसे में इस वर्ग के अधिकतर वोटर मोदी के साथ हैं। एक यादव समाज यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर भाजपा ने विपक्ष की इस वोट बैंक में भी फूट डाली है। बाकी यादवों में भी कम ही सही, लेकिन पहले से ही मोदी के वोटर हैं। राजपूतों के आक्रोश का उतना असर नहीं है, क्योंकि जमीन पर यह समाज भाजपा के साथ है। ब्राह्मण और बनिया वोट भाजपा को पहले से मिलते रहे, लोगों ने नाम ही रख दिया था ब्राह्मण बनिया पार्टी। जयंत चौधरी को साथ ले लाकर जाटों को भी साथ लिया गया है उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत में भाजपा फायदे में नहीं रहेगी, नुकसान होना है नहीं। ओडिशा बंगाल में ज़्यादा फायदा होना है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसके उलट नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बड़ा वर्ग है जो आसपास हो रहे काम को महसूस करते हुए मोदी को वोट करेगा। खासकर युवा और फर्स्ट टाइम जो वोटर है उनमें से अधिकतर का भरोसा मोदी पर है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है। ऊपर से जहाँ जहाँ मुस्लिम ध्रुवीकरण है वहाँ उसके विरोध में जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसे हम रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं, वो उससे भी बड़ा हो जाता है, यानी वो मोदी के लिए हो जाता है। टीवी पर बैठे बबुला मौलवियों को नजरअंदाज कीजिए। आज जो कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, चुनाव परिणाम जारी होने के बाद वही लोग कहेंगे कि गर्मी थोड़ी कम हो जाती और चांद 7% की जगह इस बार सूर्य की किरणों का 8% प्रतिबिंबित कर देता, तो शायद उनका अनुमान सही हो। जब शब्दों को चबा चबा कर कुतर्क ही करना है तो कहने को तो यह भी कह सकते हैं कि अगर अब्राहम लिंकन को गोली न लगी होती और जो बाइडेन थोड़ा कम सोते तो कांग्रेस की सीटें बढ़ने से कोई नहीं होता। या फिर उनका तर्क यह भी हो सकता है कि एनर्जी का फॉर्मूला अगर E=mc² की जगह E=bc² होता तो शायद राहुल गांधी अधिक ऊर्जा के साथ काम करते और चुनाव उनकी मुट्ठी में होता। दिक्कत राहुल गांधी में नहीं, शायद एनर्जी के फॉर्मूले में ही है। खैर, योगेंद्र यादव इच्छाधारी हैं। चुनाव के बाद वो किसी और विषय के विशेषज्ञ बनकर सामने आ जाएंगे। उनकी कमाई जारी रहेगी, मान पीटते रहेंगे। वामपंथी टोले में ये जो लोग हैं वामपंथी टोले के, ये अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं, उन्हें बनाए रखते हैं। भले वो बूढ़े हो जाए, 80 साल के हो जाए, वो वहाँ आकर कुछ कुछ टीवी पर जरूर बोलेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।